सो गाइस इट्स वॉइस की साइनिंग इन। और यार फुटबॉल के वर्ल्ड में डेली कुछ ना कुछ नया ड्रामा होता रहता है, तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि तुम्हें वर्ल्ड फुटबॉल और इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग एक्सक्लूसिव न्यूज डेली बेसिस पर मिलती रहे। खैर अपन आते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर, जो कि है हैरी केन को लेकर। और हैरी केन ने स्पर्स को कल थ्रैश कर दिया। मतलब तुम सोचो यार, कल तो परफॉर्मेंस, अगर इंग्लैंड की परफॉर्मेंस को तुम देखोगे तो कल इंग्लैंड की परफॉर्मेंस तगड़ी आई, बट आफ्टर मैच पोस्ट मैच इंटरव्यू जो हुआ वो उसने एक अलग लेवल की भयंकर रफ्तार पकड़ ली। मतलब कल हैरी केन भैया ने हमारे पोस्ट मैच इंटरव्यू में कह दिया कि भैया देखो, स्पर्स में अपन खेलते थे चैंपियंस लीग, हमारे लिए चैंपियंस लीग खेलना बहुत बड़ी बात होती थी और मेजॉरिटी टाइम हम लोग चैंपियंस लीग तो खेलते ही नहीं था। और ऐसे में वहां हम लोग प्रीमियर लीग में मैच जीतते थे या नहीं जीतते थे कोई बड़ी बात नहीं होती थी। मतलब अगर हार भी गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई वैसा मेंटल प्रेशर नहीं होता था। बट बायर्न में आने के बाद ये चीज कंप्लीट चेंज हो चुकी है। मतलब यहां तुम्हें अगर हर मैच है ना, तो हर मैच में तुम्हें एकदम टॉप लेवल पे परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें चांसेस नहीं दी जाएंगी। ये एक टॉप क्लब मेंटालिटी होती है, ये हमारे हैरी केन भैया बोल रहे हैं। एंड हैरी केन का कहना है कि बायर्न म्यूनिख में मेरे को हर मैच में उतना ही प्रेशर में उतरना पड़ता है कि हर मैच में मेरे को बिल्कुल टॉप परफॉर्मेंस करनी है और स्कोर करना है, नहीं तो जिस मैच में स्कोर नहीं करे भैया ऑडियंस थ्रैश करके रख देगी। ये एक एलीट लेवल मेंटालिटी है बाय बायर्न म्यूनिख, और बायर्न म्यूनिख इसलिए चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्म करती है। खैर ये तो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट सुनो, इससे भी भयानक है। हैरी केन ने यह बोल दिया कि जब भी यूसीएल नाइट्स होती थी, जहां मेरे सारे दोस्त यूसीएल नाइट्स खेलते थे, वहां मैं घर में बैठा उनको टीवी पर देख रहा होता था, और ये मेरे लिए बहुत बुरी बात होती थी, बहुत शर्म की बात होती थी। इसलिए मैंने बायर्न को चूज करा बिकॉज वहां यूसीएल नाइट्स खेलने को मिलेंगी भाई। स्पर्स को मतलब कोई 1% नहीं छोड़ा, मतलब पूरा रगड़ दिया, कंप्लीटली रगड़ दिया स्पर्स को। एंड लास्ट में फिर बीच बचाव के लिए एक और स्टेटमेंट दे दिया कि भैया स्पर्स में मेरी कहानी बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि स्पर्स मैं जीतना नहीं चाहता था, बट स्पर्स कभी उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाई। ये कल हैरी केन की स्टेटमेंट आई है। इसके बाद स्पर्स के फैंस ने रगड़ कर रख दिया। देखो भैया, मेरा इस चीज पर मानना है कि कहानी तो सही है, हैरी केन एक्चुअली यूसीएल नाइट्स में खेलना डिजर्व करता था, बट क्योंकि स्पर्स कभी पहुंच ही नहीं पाई यूसीएल नाइट्स में, एंड पहुंचते भी थे तो कोई बहुत भयानक लेवल की परफॉर्मेंस नहीं रहती थी, तो हैरी केन को नहीं खेलने को मिलता था। तो ये बहुत बड़ी चीज है। एंड हैरी केन बायर्न में मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर सूटेड है अभी एट करेंट। क्या तुम्हारे हिसाब से क्या हैरी केन स्पर्स में बेटर सूट कर रहा था या अभी बायर्न म्यूनिख में ज्यादा बेटर सूट कर रहा है? कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। खैर अपन आते हैं दूसरे अपडेट की तरफ, जो कि हांसी फ्लिक को लेकर। और भैया कल जापान ने जो रिन साबुन लगा के धोया है कल जर्मनी को, मतलब जापान जर्मनी के सामने नेक्स्ट लेवल। मतलब तुम सोचो, रोनाल्डो नजारियो की ब्राजील बन जाती है भाई जापान। और कसम से लगता है कि भाई प्लेयर्स नहीं खेल रहे, एनिमे कैरेक्टर्स खेल रहे हैं भाई, क्या उड़ उड़ के शॉट मारते हैं यार कल। मतलब जापान की जर्मनी के सामने जो परफॉर्मेंस आती है वो नेक्स्ट लेवल आ जाती है। और मेरे को यही चीज समझ में नहीं आती कि वर्ल्ड कप में आप धुल गए बढ़िया से जापान से, अभी फ्रेंडलीज खेली 4-1 से धो डाला, और वो भी एक गोल जैसे तैसे जोशुआ किमिक ने कल मार दी, बाकी 4 गोल कल लिटरली जापान ने डोमिनेट कर दिया जर्मनी को पूरे तरीके से। और ऐसे में क्वेश्चंस जो उठे वो डायरेक्ट हांसी फ्लिक पर उठे कि भैया आपकी जो परफॉर्मेंस चल रही है, देखो हांसी फ्लिक की क्लब लेवल परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स क्लब लेवल पे, बट इंटरनेशनल लेवल पे हांसी फ्लिक की वो परफॉर्मेंस अभी नहीं आ रही है जो आनी चाहिए एंड जो उससे एक्सपेक्टेड थी। जो हांसी फ्लिक के जर्मनी से एक्सपेक्टेड थी वो अटैकिंग परफॉर्मेंस नहीं है जर्मनी की। एंड तुम देख सकते हो परफॉर्मेंस, तुम देख सकते हो रिजल्ट्स में, तुम देख सकते हो कि क्या हाल हो रहा है जर्मनी का। एंड यही कहानी है कि हांसी फ्लिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन उठ गया कि भैया आप जर्मनी के लिए अभी फिट हो या नहीं हो। कल हांसी फ्लिक ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कह दिया कि भैया ठीक है, अभी जर्मनी पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, मेरे परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आई एम द बेस्ट मैन सूटेड फॉर दिस जॉब अभी भी, और जर्मनी के लिए मेरे से बेटर कोच अभी नहीं होगा, जो हांसी फ्लिक ने बोली है। बट स्टिल अभी क्वेश्चंस हैं कल के परफॉर्मेंस को लेकर, तो ये क्वेश्चंस और ज्यादा एलिवेट हो गए कि क्यों आखिर हांसी फ्लिक सही मैनेजर नहीं है जर्मनी के लिए। देखो जर्मनी के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है अभी हांसी फ्लिक को छोड़कर। नागल्समैन हो सकता है, बट नागल्समैन जर्मनी की टीम को अभी ज्वाइन तो नहीं करेगा, वो अभी छुट्टी में निकला है। वो उसकी जो बेटर पोजीशन है वो सोचता है कि रियल मैड्रिड में वो आ सकता है। बट अगर करेंटली तुम देखोगे तो हांसी फ्लिक को छोड़कर अभी जर्मनी को कोई नहीं संभाल सकता। और ऐसे में परफॉर्मेंस जर्मनी का डेटेरेट होना हर समय, हर साल ही वो गिर रही है परफॉर्मेंस जर्मनी की।
डायरेक्ट क्वेश्चंस तो उठाती है भैया हांसी फ्लिक पर, डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाती है जर्मनी की प्ले स्ट्रक्चर पर और प्लेयर्स पर कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जब बुंडेसलीगा में बहुत अच्छी आ रही है तो नेशनल टीम में क्यों नहीं अच्छी आ रही है। खैर इसके साथ हम अगले अपडेट पर आते हैं जो कि जेडन सैंचो और एरिक टेन हाग के फ्यूड के बीच में है। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो मेरे हिसाब से ये मुद्दा बहुत ज्यादा लंबा खींचना ही नहीं चाहिए था, ये मुद्दा पहले ही एंड था। अगर देखो मैं इसमें पूरा सपोर्ट एरिक टेन हाग को करूंगा कि भैया तुम्हें उसे अगर कोई चीज नहीं दिख रही है, उसके अगर परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं दिख रही है, वो टीम में नहीं सेलेक्ट करेगा, उसके रीजंस जस्टिफाइबल है। बट अगेन जेडन सैंचो ने जो बोला है, जो अपने पोस्ट में बोला था कि भैया मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है लेकिन कुछ अदर मुद्दे होंगे जिसके कारण टेन हाग ने मुझे सेलेक्ट नहीं करा, बट स्टिल आई विल फाइट फॉर दिस बैच। तो ऐसे में एक चीज तो कंफर्म थी कि जेडन सैंचो और एरिक टेन हाग के बीच में ये जो लड़ाई थी ये सोशल मीडिया वाली लड़ाई थी और ये सोशल मीडिया में ही बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रही थी। तो ऐसे में एरिक टेन हाग ने एक बेटर स्टेप लिया जो कि मैं बोल सकता हूं बहुत बढ़िया स्टेप था, एंड जेडन सैंचो को पर्सनली अपने ऑफिस में बुलाया एंड ये पूरे फ्यूड के बारे में डिस्कस करा, जो कि मेरे हिसाब से तुम कह सकते हो कि एक मैच्योर डिसीजन था, सही डिसीजन था एरिक टेन हाग की तरफ से। एंड अब तुम कह सकते हो कि जेडन सैंचो अब ये कहानी समाप्त हो चुकी है, एंड जब अभी एंटनी अवेलेबल नहीं है राइट विंग पर और एंटनी के खेलने पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो ऐसे में अब जेडन सैंचो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में वापसी कर सकता है। मुझे लगता है करना चाहिए भैया, जेडन सैंचो में अभी बहुत कुछ है जो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को दे सकता है। और ऐसे में जेडन सैंचो का अभी तो सऊदी का टिकट नहीं लगा है, बट ऐसे में अभी तुम कह सकते हो कि जेडन सैंचो मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी अगले मैच में वापसी कर सकता है। खैर इसके साथ अपन अगले अपडेट पर आते हैं जो कि एंटनी के केस को लेकर है। और भैया ये केस कुछ ज्यादा ही जल्दी एलिवेट कर गई, मतलब तुम सोचो यार एक लौंडिया कम थी क्या कि दो और लौंडियों ने साले एलिगेशंस लगा दिए इसको ऊपर, फिजिकल असॉल्ट के एलिगेशंस लगा दिए। एक ने तो ये भी बोल दिया कि गाड़ी के अंदर बंद करके मेरे को मारा है और उसके बाद गाड़ी से फेंकने की धमकी दी। मतलब तुम देख रहे हो दो लौंडियों के सेम एलिगेशंस आ रहे हैं। मतलब एक जहां पे जो इसकी गर्लफ्रेंड थी कवालिन, उसने भी सेम एलिगेशन लगाया कि गाड़ी से फेंकने की धमकी दी, एंड दूसरी जो लौंडिया है रेसा दे फ्रेटस, उसने भी ये चीज कहा है कि भैया मुझे गाड़ी से फेंकने, चलती गाड़ी से फेंकने की हाई स्पीड में धमकी दी है। मतलब तुम सोचो कितनी ज्यादा ये एलिगेशंस लाइन कर रही हैं। एंड तीसरी जो लौंडिया है जो ब्राजील की है इंग्रिड लाना, उसने भी सेम एलिगेशंस, मतलब गाड़ी से फेंकने वाले एलिगेशंस नहीं लगाए बट रूम में बंद करके मारने वाले एलिगेशंस लगाए। तो ऐसे में ये तीनों एलिगेशंस कल के डेट में एंटनी पर लगे, एंड कल एंटनी ने इसके ऊपर एक इंटरव्यू दिया जो कि मुझे लगता है कि बहुत जेन्युइन चीज था, करना चाहिए था ये चीज। एंड इंटरव्यू में उसने कहा कि भैया देखो ये जो मेरी रिलेशनशिप थी, ये दोनों लौंडिया को तो पहले मैं जानता ही नहीं हूं, जो कवालिन के साथ जो मेरी रिलेशनशिप थी वो दोनों तरफ से वर्बल वाली थी कि दोनों तरफ से गाली गलौज चलती थी, बट मैं कभी अपने एरिया से कभी ओवरस्टेप नहीं करा एंड कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, कभी उस पर असॉल्ट ही नहीं करा। तो ऐसे में अब एंटनी का ये कहना है, बट कवालिन का अगर तुम इंटरव्यू की बात करो, उसने भी अब सोची है कि वो ब्राजील के नेशनल न्यूज को इंटरव्यू देगी एंड वहां पर वो पूरा खुलासा करेगी कि एंटनी के साथ आखिर हुआ क्या था, एंटनी और उसके बीच में आखिर कहानी क्या चल रही थी। एंड एंटनी ने कल इंटरव्यू में कहा कि जो भी चीजें हैं इसकी कोई फिक्स सबूत नहीं है, कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि करे हैं असॉल्ट करे हैं, जो कि सही बात भी है कि मतलब इस एलिगेशन को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंसेस तो नहीं आए हैं अभी तक मीडिया में। तो इसलिए एंटनी भैया का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स एलिगेशंस लग रहे हैं, ये जब मीडिया जब अच्छे से खंगालेगी, जब पुलिस इसको अच्छे से खंगालेगी, तब सच्चाई सबके सामने बाहर आ जाएगी। तो ऐसे में अब ये जो पूरी कहानी है ये कहां अब टर्न लेती है, ये मतलब तुम कह सकते हो नेक्स्ट लेवल एकता कपूर की सीरियल वाली कहानी हो रही है अब। खैर इसके साथ अपन आते हैं अगले अपडेट पर जो कि है हमारे प्रिंस नेमार जूनियर की। एंड नेमार जूनियर को कल अवार्ड मिला है। देखो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि नेमार जूनियर फाइनली पेले एंड रोनाल्डो नाजारियो दोनों को ओवरटेक कर 79 गोल्स के साथ ब्राजील के टॉप स्कोरर हो चुके हैं अभी तक टिल डेट। तो ऐसे में कल नेमार को जो ब्राजीलियन फुटबॉल एसोसिएशन है उससे एक अवार्ड मिला जिसमें एक प्लाकार्ड था एंड 79 की एक जर्सी थी जो नेमार को मिली। बहुत ही हिस्टोरिकल अचीवमेंट बाय नेमार, क्योंकि उन्होंने लेजेंडरी पेले को भी ओवरटेक करा हाई स्कोरिंग में। एंड द थिंग इज एक चीज कही जा रही है ब्राजीलियन न्यूज में कि नेमार इज द नेक्स्ट पेले, जो कि मैं भी मानता हूं यार, नेमार इज द नेक्स्ट पेले। और अगर ब्राजील को कोई वर्ल्ड कप जितवा सकता है तो वो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि नेमार है भैया। और कोई रीजन है कि नेमार को प्रिंस ऑफ फुटबॉल कहा जाता है अभी भी, चाहे उसने यूरोप छोड़ दी हो, बट स्टिल ही इज द प्रिंस ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल।
कोई डाउट ही नहीं है। खैर इस चीज पर तुम्हारा क्या मानना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। खैर इसी के साथ अपन अगले अपडेट बताते हैं जो कि एंजो फर्नांडिस को लेकर। और एंजो फर्नांडिस की कल के डेट में बहुत तगड़ी कहानी चल रही थी कि वो चेल्सी को छोड़ने वाला है। अब देखो कल एंजो फर्नांडिस ने अपने इंटरव्यू में बताया कि भैया देखो चेल्सी में मेरी जो मूव थी मेरे हिसाब से वो बहुत बेस्ट मूव थी एंड मेरे लिए वो चेल्सी में खेलना एक तरीके से ऑनर वाली कहानी है। तो ये कहानी आखिर शुरू कहां से हुई? कल एकदम से चेल्सी के फैंस ने ये चीज शुरू कर दिया कि एंजो फर्नांडिस छोड़ने वाला है एंड इस चीज पर हमारे फेब्रिजियो रोमानो साहब ने भी कंफर्म करा कि भैया ऐसा कोई कहानी नहीं है, अभी तक कोई कहानी नहीं चल रही है। मार्केट में एंजो फर्नांडिस को लेने के लिए सऊदी की बहुत तगड़ी तगड़ी क्लब्स थी, यूरोप की 2-3 क्लब्स थी, बट वो क्लियर आउट नहीं हुई कि कौन कौन क्लब्स थी। बट ऐसे में एक चीज तो कंफर्म थी कि एंजो फर्नांडिस को लेकर बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट चल रहा था मार्केट में एंड चेल्सी की जो परफॉर्मेंस थी वो भी अब मार्केट में अब रखी जा रही थी मद्देनजर। तो ऐसे में अब ये क्वेश्चन उठना पक्का बनता था कि क्या एंजो फर्नांडिस चेल्सी को छोड़ेगा। बट कल जो इंटरव्यू एंजो फर्नांडिस ने दी कि देखो यार मेरा अभी चेल्सी को छोड़ने का कोई मन नहीं है बिकॉज आई एम ऑनर्ड टू प्ले इन दिस क्लब। तो ऐसे में एंजो फर्नांडिस का फिक्स है कि वो चेल्सी को नहीं छोड़ेगा एंड मेरे हिसाब से छोड़ना भी नहीं चाहिए बिकॉज एंजो फर्नांडिस वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर से तुम कह सकते हो इन चेल्सी। जब से वो चेल्सी में आया है तब से बहुत तगड़ी ही परफॉर्मेंस आ रही है। इस साल जनवरी से लेकर अभी तक तुम कहानी की बात कर सकते हो एंजो फर्नांडिस की, मतलब हर मैच में उठकर सेम परफॉर्मेंस एंड सेम नेक्स्ट लेवल के परफॉर्मेंस एंजो फर्नांडिस के आते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इन केस तुमने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हारे भाई को सपोर्ट मिल सके। इट्स सो मच स्वैगी साइनिंग आउट।